वेलकम बैक टू त्रिपाठी क्लासेस वंस अगेन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो काफी कुछ आज इस चैप्टर में हमें जानने मिलेगा। फैक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें मैंने लिखी भी हुई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो आपको टॉपिक में भी गिवन है। इलेक्ट्रिक चार्जेस वो क्या होता है, हाउ बल्ब ग्लोज। आप जहाँ बैठे वहां पे भी कोई बल्ब या ट्यूबलाइट होगा, मैं जहाँ हूँ वहां पे भी 2-3 ट्यूबलाइट्स हैं। सो ये कैसे जलते हैं, क्या फंक्शंस होता है, किस वजह से जलते हैं, क्या रीजन है कि इनको जलना पड़ जाता है, या जो भी इसके फैक्टर्स हैं, जो भी चीजें आज वो जानेंगे। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इट प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। चौथा जो मैं शायद लिखना भूल गई वो ये है कि आपके बड़े आपसे कहते हैं कि गिले हाथ से स्विच मत टच करो। क्यों? वो ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा। कैसे लगता है ये इलेक्ट्रिक करंट, क्यों गीले हाथ पे लग रहा है, सूखे हाथ पे क्यों नहीं लग रहा है, क्या रीजन है इसके, ये भी आ जाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इनका नाम जो कि है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये काफी हाईलाइटेड करके मैंने लिखा हुआ है। तो ये कौन है, क्या कहानी है इनकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें आज हम जानेंगे। तो शुरू करते पहले इन्हीं की कहानी से। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक दिन क्या कर रहे थे कि छत पे खड़े होकर अपना पतंग उड़ा रहे थे। पतंग आप सबने उड़ाया होगा, आई होप सो, या नहीं भी उड़ाया तो देखा जरूर होगा। तो इन्होंने भी एक दिन सेम चीज किया कि पतंग उड़ा रहे थे। बट उस दिन का जो मौसम था काफी अच्छा मौसम था, पकोड़े और चाय वाला मौसम था। इट मीन्स की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, अच्छा मौसम था। ऐसे मौसम में ये पतंग उड़ा रहे थे। तो क्या हुआ कि इनका जो स्ट्रिंग था जिससे ये पकड़े थे, और जो पतंग तक जो स्ट्रिंग या धागा, तार क्या कहते हैं उसको आप लोग, मांझा, हाँ मांझा जो था वो गीला था, बारिश हो रही थी क्योंकि उनके हाथ भी गीले थे। और जब बिजली कड़की उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। बिजली जब कड़कती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जब वो कड़की तो डायरेक्ट आके उनके तार पे गिरी, जिस वजह से उनको कुछ फील हुआ, उनको कुछ फील हुआ। अब उन्हें लगा कि भाई कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी चीज है जो अब तक बताई नहीं गई है या जो अब तक इन्वेंट नहीं की गई है। तब वो इस टॉपिक पे खोजना शुरू किया और तब जाके इलेक्ट्रिक करंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हमें पता चली। अगर आज की डेट में अगर आप इमेजिन भी करो अपनी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट फ्यू आवर्स, तो पॉसिबल ही नहीं। कितने काम रुक जाएंगे, कितनी फैक्ट्रीज रुक जाएंगी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट घर में भी रहना मुश्किल हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। ठीक है, तो काफी यूज इसका यूज है हमारे देश में, आज के जनरेशन में। इसके बिना तो शायद जीवन ही ना चले। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहले हम ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम सारी चीजें जानेंगे। शुरू करते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक charges through a medium is called electric current. Is called electric current. अच्छा, मैं बुक में तो काफी लंबा मैम लिखा होता है, आप तो 2 ही लाइन में समेट दी। तो चीजें सिर्फ मैंने उतनी लिखी जिसमें आपको समझ में आ जाए, बाकी चीजें तो मैं यहाँ बोल के एक्सप्लेन करूंगी ना। देखो, जो नोट्स होता है, जो रिवीजन करने के लिए आप अपने पेपर से पहले बनाते हैं, वो 2-3 लाइन का ही हो तो अच्छा होता है। इससे क्या होता है, इजीली हो जाता है। पूरी कथा तो बुक में लिखी हुई है, तो आप बुक से एक बार गो थ्रू वो हुआ करिए, फिर ये नोट्स पढ़ा। बट जब मैं सिर्फ नोट्स की बात करूँ तो इतने पॉइंट्स इनफ होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी मीडियम से, किसी भी मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब इतनी सी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ यू पीपल क्या करेंगे, हाँ हमें समझ में आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमें समझ में आता है, नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की होगी या जानने की ऐसे दिमाग में स्ट्राइक किया होगा
कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। देखो साइंस में क्या होता है ना बेटा, कि आप जब तक चीजों को ऐसे नहीं जानोगे कि ये क्यों है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, तब तक साइंस पढ़ने में मजा नहीं आता। हर चीज को आप क्यूरियोसिटी से जानने की कोशिश कीजिए कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया, अच्छा ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। जब आप ऐसे सोचोगे ना तो साइंस में मजा आए, साइंस इंटरेस्टिंग बन जाएगा। और साइंस तो भंडार है फैक्ट्स का, ठीक है। तो ऐसे जानने की कोशिश कीजिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा जा रहा है। जस्ट अ मिनट, मेरा रेड मार्क इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी को नहीं कहा जा रहा है बल्कि वो इलेक्ट्रॉन को ही कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसे हम सिंबलाइज किससे करते हैं, ई के पावर ऐसे माइनस में, ठीक है। आई बात समझ। यानी किसी भी मीडियम के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। किसी भी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करे तब क्या हो जाता है, वहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है, वहां इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। सपोज ये कोई मीडियम है, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया और यहाँ से निकाला, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे तो करंट जनरेट हो जाएगी इस बॉडी में। इतनी बात समझ में आई। अभी भी इतने में बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे हाँ हमें अब समझ में आया, बट फिर सेम क्वेश्चन आप पूछो कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये कहाँ से आ गए। आई बात समझ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके पीछे भी एक कहानी है। बेसिकली इसका अच्छा खासा एक चैप्टर है आपके क्लास 10th में, ठीक है। बट अभी एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकती हूँ, ज्यादा डीपली नहीं बता पाऊंगी बट फिर भी थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है, जो कि आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनको अंदर चुल मची। सपोज करो एक होता ना, इसका टुकड़ा करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उन्होंने लिया और इसका टुकड़ा करते देखते हैं इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है। तो उन्होंने कोई सामान लिया, उसका एकदम टुकड़ा 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 करके एक छोटा सा पार्टिकल निकाला और उसको जब टुकड़ा करने गए तो वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाया। तो उस चीज को उन्होंने क्या कहा कि वो मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आई कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उन्होंने छोटा 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 टुकड़ा किया तो एक ऐसा पार्टिकल उनको मिला, एक ऐसा छोटा सा सामान उनको मिला जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा था, जो कि आगे फर्दर टूट नहीं पा रहा था स्मॉलर पार्ट्स में। तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस या उस पर्टिकुलर पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा कि वो मॉलिक्यूल्स है। वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। भाई अब अगले साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा ना आपको पढ़ना, ऐसा नहीं है, इसके आगे भी टुकड़े हो सकते हैं, इसके आगे भी एक स्मॉलर पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एटम के पे स्टॉप नहीं हो जाता, एटम भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट, एक सामान है जिसके अंदर 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे नेगेटिव चार्जेस होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इतनी बात समझिए, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए, ये आगे आप इसके बारे में अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए, सिर्फ ये 2 चीजें, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, इतनी चीजें, ठीक है। बट अगर आपसे कोई क्लास में पूछा या सपोज किसी को इम्प्रेस करने के लिए टीचर्स में या दोस्तों में इम्प्रेस करने के लिए या जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, आई बात समझ। तो मैं फिर से आपके टॉपिक पे आ जाती हूँ कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है,
इलेक्ट्रॉन क्या होता है जिसपे निगेटिव चार्जेस रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हम समझ गए, वो कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी हम समझ गए, और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है ये भी हम समझ गए। यानी जो स्टार्टिंग में 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे थे उसमें से हम 3 पॉइंट्स समझ लिए, बट यही स्टॉप नहीं हो जाता, बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जानने के लिए, तो सिर्फ एक पॉइंट था। तो नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट है, सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पता ही है कि जो भी कंडक्टर क्या होता है, तो वो सब्सटेंस होता है which allow electric charges to pass through them। उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसको क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर क्या है कि वो कोई भी सब्सटेंस जो कि अलाउ करता हो इलेक्ट्रिसिटी को कि हाँ भाई तुम मेरे में से पास हो जाओ, उसी को कहा जाता है कंडक्टर। ये सब आपने पढ़ा है। इंसुलेटर क्या होता है, जो पास करने ना दे, यानी which do not allow electric charges to pass through them is called insulator। आई बात है समझ, ये बहुत इजी टॉपिक था इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर, आप सबको ये सब आता भी है, कंडक्टर, इंसुलेटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हो चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाटर क्या है, एक क्वेश्चन टाइप है, ये जो वाटर है क्या है, मतलब कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अब भाई आप कहेंगे कि मैम गीला हाथ हमें टच नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट मार देगा, इट मीन्स कि वो हमें पास होने दे रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रही है तभी तो हमें करंट लग रहा है, तो वाटर जो होगा एक कंडक्टर होगा। ये बात ठीक है, बट इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। क्या क्या कि ये वाटर क्या है इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि अगर वाटर प्योर है यानी नो मिनरल्स, नथिंग, नो सॉल्ट, तो इसमें करंट पास नहीं करेगा। बट अगर ये इम्प्योर वाटर है यानी इसके अंदर मिनरल्स हैं या फिर इसके अंदर सॉल्ट्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तब ये जाके कंडक्टर हो जाएगा। फिर से मैं समझा देती हूँ कि पानी, वाटर आपका इंसुलेटर है या कंडक्टर। तो मैम हम स्विच पे टच नहीं कर पा रहे थे वेट हैंड की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी लग जा रही थी, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है वाटर की वजह से, तो ये कंडक्टर होगा। बट ना, यहाँ पे भी दो पॉइंट आते हैं कि आपका पानी क्या है, प्योर है या इम्प्योर है, इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो प्योर है यानी उसमें कोई सॉल्ट या कोई मिनरल्स नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो वो एक इंसुलेटर है। बट अगर उसके अंदर सॉल्ट या मिनरल्स है तो वो एक इंसुलेटर नहीं, वो एक कंडक्टर है, तब उसमें करंट इजीली पास हो जाएगी। आई बात समझ। अब अगेन आप इतने पे स्टॉप मत हो जाओ, आप फिर मुझसे पूछिए कि मैम ऐसा क्यों है कि मैम पानी के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है, जबकि उसके अंदर कुछ नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही, ऐसा क्या रीजन है। तो उसे सुनो, जब पानी के अंदर मिनरल्स हैं, जब पानी के अंदर मिनरल्स है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मिलके बना रहता है। एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ये एक सॉल्ट का फॉर्मूला है, अभी आप इतना ही समझिए। Na का चार्ज होता है पॉजिटिव और Cl का चार्ज होता है नेगेटिव। Na का चार्ज होता है पॉजिटिव और Cl का चार्ज होता है नेगेटिव। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास कर पाती है, या आप ये कह लो कि इस वजह से ये एक कंडक्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, Cl पे माइनस का चार्ज आ गया, इट मींस कि वो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो पास हो जा रहा है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है।
अब मैम आपने कैसे बता दिया कि ये Na+ है और ये Cl- है? अब थोड़ा टॉपिक से हट के बात होने जा रही है, ठीक है। इतने टॉपिक में आपको क्या था कि ये कंडक्टर इंसुलेटर की बात थी। पहले मैं इसको समझा लेती हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे भी, फिर हम चलेंगे आपके टॉपिक पे अगेन, फिर मैं इसको एक बार रिपीट कर लूंगी। तो मैम ये Na पे प्लस और Cl पे माइनस आपको कैसे पता चल गया? या आपको तो पता चल गया क्योंकि आप पढ़े हो इतना, बट हमें तो नहीं पता चल रहा, हमें कैसे पता चलेगा? सो मैं बता रही हूँ कि एटॉमिक नंबर है, ये सब एटम्स है, ये सब एटम्स है। एक मिनट, पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें आप Na दिख जाएगा और Cl दिख जाएगा। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में Na और Cl मैसेज शो करते हैं, इतनी बात समझ में। अब पीरियोडिक टेबल आप जब देखोगे ना तो Na के पास आपको ऐसे 11 दिखेगा और Cl के पास आपको 17 दिखेगा। आप पीरियोडिक टेबल जाओ गूगल पे, आपके घर पे अगर पीरियोडिक चार्ट है तो आप उसमें देखो, आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं कि आप इतना समझ लो कि हर एटम्स के अपने अपने नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उस नंबर की वजह से हमें काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि Na का नंबर 11 है, जैसे रोल नंबर आप सपोज कर लो कि उन लोगों का रोल नंबर है, ठीक है। अब Na का रोल नंबर 11 है, Cl का रोल नंबर 17 है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इस 11 को ना केमिस्ट्री में बांटा जाता है 2, 8, 1 में। जैसे ये 2 हुआ, ये 8 हुआ, ये 1 हुआ। रूल भी होता है इसका कि आप इसको नंबर को बांटोगे इस वे में, ये एक रूल होता है, ठीक है। ये एक रूल होता है केमिस्ट्री का कि आप किसी भी एटॉमिक नंबर को या उसके रोल नंबर को आप कुछ ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। तो मैंने जब डिवाइड किया इसको इस रूल के हिसाब से, तो पहले 2 आया, दूसरे में 8 आया, कितना हुआ 10। अब एक बच्चा है, जबकि 8 होना चाहिए यहाँ रूल के अकॉर्डिंग, बट मेरे पास सिर्फ एक बच्चा है तो मैं 8 लिख दी। इतनी बातें समझ में आई। सेम चीज हम क्लोराइड के साथ भी करेंगे जो 17 है, 2, 8, 7। इतनी बातें समझ में आई। अब ये सुनो कि सबका अपना अपना एक शेल होता है, जैसे एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये K शेल होता है, ये L होता है, ये M होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे रूल के अकॉर्डिंग, इसमें 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को, इस शेल को क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। इस शेल को क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। तो ये जो ऑक्टेट है इन लोगों का, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 8 होना चाहिए और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 8 होना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अदरवाइज ये भी 8 हो जाता। और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अदरवाइज ये भी 8 हो जाता। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। तो इन दोनों ने क्या किया NaCl में कि भाई देख तुझे भी एक चाहिए, Na ने Cl से कहा कि भाई तुझे भी एक चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और मुझे 8-7 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक काम करते भाई, हम दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, हम दोनों आपस में बॉन्डिंग बना देते हैं, इससे तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अब इसको अलग तरीके से समझो, आप और आपकी फ्रेंड्स हो, ठीक है। आप दोनों का आज मन किया कि आप दोनों मोमोज खाओगे। आज आप दोनों का मन किया कि आज आप दोनों मोमोज खाओगे, ठीक है। उस मोमोज का जो रेट है 50 रुपीज पर प्लेट, 50 रुपीज पर प्लेट। आपके फ्रेंड के पास है 30 रुपीज और आपके पास है 20 रुपीज। आपके फ्रेंड के पास है 30 रुपीज और आपके पास है 20 रुपीज। यानी आपको मोमोज खाना है तो आपको 30 रुपीज और चाहिए खाने के लिए और आपके फ्रेंड को 20 रुपीज और चाहिए खाने के लिए। तो आपने और अपने फ्रेंड ने क्या किया कि भाई मुझे 20 चाहिए और आपने कहा भाई मुझे तो 30 चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों अपना पैसा मिला लेते हैं और एक प्लेट मोमोज खरीद लेते हैं। यानी आप दोनों ने अपनी बॉन्डिंग कर ली, आप दोनों ने अपनी बॉन्डिंग कर ली। सेम चीज NaCl में भी था कि इसको 7 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आपको मोमोज खाने के लिए चाहिए था, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। इसको 7 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 1 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए।
इन दोनों ने क्या किया, आपस में दोस्ती कर ली। इन दोनों ने क्या किया, आपस में दोस्ती कर ली और एक बॉन्डिंग बना ली, एक बॉन्डिंग बना ली। तो ये कह लो कि आप एनए ने, सपोज करो आपके फ्रेंड ने आपको 30 रुपीज दे दिया और कहा तू जा ले आ। सेम चीज एनए ने किया कि एक काम कर, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा। इससे क्या होगा कि जब किसी ने किसी को कुछ दे दिया तो उस पे प्लस का चार्ज आ जाता है। दैट्स व्हाई NaCl में, कहाँ मैंने लिखा था गया, चलो, दैट्स व्हाई Na पे प्लस और Cl पे माइनस है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हो गया इसका। चलो इसका सेट, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसने लिया, क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दैट्स व्हाई इस पे माइनस का चार्ज। देखो अगर बातें 10% में भी अगर 5% समझ में आई, इट मीन्स ठीक, कोई बात, 10 के 10 बातें समझ में आई, कोई बात, आगे पढ़ लेंगे हायर क्लास में। बट एटलीस्ट आपने अपने क्लास से 5% एक्स्ट्रा कुछ जाना, 5% कुछ एक्स्ट्रा सीखा, सफिशिएंट है, घबराओ नहीं। क्या मैम ने बक दिया, नहीं समझ में आया, छोड़ दो। लेकिन आप में कुछ बच्चों को समझ में भी आया होगा, जिनके लिए वो अच्छी बात, जिनको नहीं आया जस्ट लिव इट, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सो दैट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बॉन्डिंग की बात हो रही है यहाँ, किसी भी एटम पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मैम कैसे आता है, उसका रोल नंबर हमने देखा, उसका रोल नंबर हम अपने लैंग्वेज में कह रहे हैं, ठीक है। बट केमिस्ट्री में या टीचर्स के सामने आप रोल नंबर मत कहना, उसको कहना एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर हमने देखा। मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है और Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री रूल 28832, तो कुछ ऐसा हुआ कि Na का जो 11 है उसका कुछ 281 हुआ और Cl का कुछ 287 हुआ रूल के अकॉर्डिंग। इन दोनों ने देखा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं दे दूं, Na ने कहा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दूं तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और Cl ने कहा कि अगर तू वो एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे देगा भाई तो मेरा भी काम हो जाएगा, तो ना तेरा कुछ घटा ना मेरा कुछ घटा। आई बात समझ। तो क्या किया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl को, इसकी वजह से क्या हुआ, Na का जो ऑक्टेट था कंप्लीट हो गया, 8 होना चाहिए था लास्ट में, उसका 8 आ गया। Cl का भी एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गया। अब क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, डाउन कर दिया, दैट्स व्हाई उसमें पॉजिटिव का चार्ज आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लिया, दैट्स व्हाई इधर एक माइनस का चार्ज। आप कहीं देखोगे तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, Cl -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। Cl की बात नहीं कर रही, किसी और चीज की बात कर रही, ठीक है। इतनी बातें समझ में। अब जिन बच्चों को ये बात समझ में, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम क्यों Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl भी तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता था और अपना भी। आई बात समझ। Na के लास्ट में 1 था और Cl के लास्ट में 7 था, तो मैम Cl भी तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, और वो दे देता तो Na का भी काम हो जाता और Cl का भी काम हो जाता। तो बेटा ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी लगती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी जितनी लगेगी वो काफी 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 कम होगी उस एनर्जी से जो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में लगेगी। इतनी बात समझे, मतलब एनर्जी लूज होती है, एनर्जी लगती है आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया जाता है जिससे एनर्जी कम खर्च हो। आपको इतनी बातें समझ में, दैट्स इट। अब ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थोड़ा आपके चैप्टर से, आपके सिलेबस से बाहर चला गया था। अब अगेन हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि था कि वाटर एक इंसुलेटर है कि कंडक्टर है, ठीक है। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो एक काम करो, आप पीछे पीछे स्किप करो और नोट कर लो उस चीज को, और मैं अभी ओरली समझाऊंगी। तो वाटर अगर इंसुलेटर है कि कंडक्टर, ये 2 बात पे डिपेंड करता है कि वो वाटर प्योर है या इम्प्योर है। इम्प्योर कहने का मतलब है कि उसमें सॉल्ट या मिनरल्स हैं या नहीं है। अगर उसके अंदर सॉल्ट या मिनरल्स हैं तब तो वो कंडक्ट करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर उसके अंदर सॉल्ट और इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्ट और
मिनरल्स नहीं है तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, आयन। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे अब उसी की बात आ गई कि ये आयंस क्या होते हैं। ये आयंस क्या होते हैं? तो आयंस क्या होते हैं? बाय gaining and losing of electrons charges generated on it। यानी आयंस का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने के लिए करते हैं जब, तो चार्जेस जनरेट हो जाते हैं किसी भी एटम पे, किसी भी एटम पे। अब बातें यही खत्म नहीं हो जाती, बातें यही खत्म नहीं हो जाती। अब बात क्या है कि अब देखो मैं अब आपको एक को रिलेट कराती हूँ। अभी जो पिछले मैंने बातें की Na प्लस था, Cl माइनस था, क्या ये प्लस और माइनस चार्ज क्यों आया था? इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया था और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था Cl को और इसने एक इलेक्ट्रॉन Na से लिया था। डेट्स वाई ये नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे। ठीक है, तो ये जो चार्जेस आते हैं उसी को आयंस कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अगर एक पॉजिटिव चार्ज आया है किसी भी एटम पे तो उसे कहते हैं कैटायन, और अगर निगेटिव चार्ज आया है तो उसको कहते हैं एनायन। यानी यहाँ पे आपका Na क्या हुआ? कैटायन, और Cl क्या हुआ? एनायन। यानी Na क्या हो गया आपका C, Cl क्या हो गया आपका A। इतनी बातें समझ में आई क्या? आई होप आप इसे को रिलेट कर पाओगे, ये टफ नहीं था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब मेन बात क्या अटकेगा कि मैम हम याद कैसे रखेंगे कि किसको एनायन कहना है और किसको कैटायन कहना है। हो सकता है मैं Cl कैटायन कह दूं और Na को एनायन कह दूं, गड़बड़ हो सकती है। तो इसका एक ट्रिक समझो, इसका एक ट्रिक समझो। ये क्या है कि जिस कैटायन पे देखो, कैटायन का जो T है वो कुछ पॉजिटिव को सिंबल कर रहा है, कुछ ऐसा है। यानी आपका जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो आपका कैटायन। एनायन का A का जो डैश है उसको आप नेगेटिव देख लो। यानी किसी पे भी अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए उसको क्या कहेंगे? एनायन कहेंगे, उसको एनायन कहेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? व्हेन मॉलिक्यूल डिसॉल्व anion in water there is a formation which is called as ionization। ये आपके काम की बात है, इसको रहने दो। देखो NaCl को जब पानी में डाला ना आपने तो ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन कहा जाता है। आयनाइजेशन, बस इतनी बात है। सो मैं क्या कह रही हूँ कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो और इंटरेस्टिंग है और लंबा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक का नाम है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए। तो उस चीज को हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। इस पार्ट तक काफी चीजें हमने समझ ली, अब उस चीज को हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आई बातें समझ? आई बातें समझ? हमने क्या क्या देखा? पॉइंट रिवीजन करो। चलो, पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि किसी भी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ मीडियम
जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी मीडियम के थ्रू जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव के चार्जेस होते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि पानी, वाटर आपका क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो ये वाटर पे डिपेंड करता है कि वो प्योर है या इम्प्योर है। इम्प्योर कहने का मतलब है कि उसके अंदर मिनरल्स या सॉल्ट है या नहीं। अगर उसके अंदर मिनरल्स या सॉल्ट है तब तो वो कंडक्ट करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसके अंदर कोई सॉल्ट, कोई मिनरल्स नहीं है, तब वो एज अ इंसुलेटर काम करेगा। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक था आयन, यानी जिस एटम पे चार्जेस आ जाए, जनरेट हो जाए, कैसे आ जाए, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको कैटायन कहते हैं, टी पॉजिटिव। जिस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, एनायन, नेगेटिव चार्ज, ए का डैश। इतनी बातें क्लियर हुई। आई होप आपको ये क्लास जो थी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई, वो इम्पोर्टेंट है। क्या कि अगर कोई मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जो करंट होगा, जो आपके करंट होंगे वो जनाब इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। सपोज कोई वायर है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, तो जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, ये काम आपको फ्यूचर में देगा कि भाई करंट किस दिशा में जा रहा है। इससे हमें क्या पढ़िए लेते कि हमें समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है, बट नहीं, करंट किस दिशा में जा रहा है इसका भी फर्क पड़ता है। ये बात आपको क्लास 12 में समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है उसके आजू बाजू। तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना है ये हमें करंट की वजह से पता चलता है, करंट की डायरेक्शन की वजह से पता चलता है। दैट्स व्हाई करंट किस दिशा में फ्लो कर रहा है ये जानना जरूरी होता है। इतनी बातें समझ में आई। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी थोड़ी सी हौच पौच आई होप आपको लग गया हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो को चाहिए तो 2 बार देख लो आप, बट उसे समझो। इस वीडियो को देखते ही पहले बुक पढ़ना इस चैप्टर का, फिर वीडियो देखना, फिर बुक पढ़ना। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सब करते हैं इस वीडियो का डी एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।